तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे प्राचीन भारत में जब 16 बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, उनमें से एक मगध सबसे आगे निकल गया और इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का पहला महान साम्राज्य बन गया। सोचिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास का भारत। यहाँ 16 महान राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, और सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इस पूरे दौर का इतिहास आखिर में जाकर एक ही महाजनपद के इर्द गिर्द घूमता है, और वो था मगध। मगध की कामयाबी का राज असल में उसकी जमीन में ही छिपा था। उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी और जो प्राकृतिक संसाधन थे वो इतने जबरदस्त थे कि साम्राज्य की नींव अपने आप ही तैयार हो गई। देखिए, मगध एक तरह का कुदरती किला था। 3 तरफ से बड़ी बड़ी नदियां उसे घिरे हुई थी और चौथी तरफ विंध्याचल की विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी थी। अब ऐसे में किसी के लिए भी उस पर हमला करना बेहद बेहद मुश्किल काम था। और ये जो सुरक्षा वाली बात है, वो उनकी राजधानियों में भी दिखती है। पहली राजधानी थी राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक किला था, और बाद में बनी पाटलिपुत्र, जो एक जल दुर्ग था, यानी पानी का किला, क्योंकि वो नदियों के संगम पर था। दोनों ही रणनीतिक रूप से कमाल के थे। अच्छा, सिर्फ भूगोल ही नहीं, मगध के पास एक और तुरुप का इक्का था, लोहा। वहां जमीन के नीचे लोहे का भंडार था। इसी लोहे से बने बेहतर हथियार जिसने सेना को ताकतवर बनाया, और खेती के लिए बने मजबूत औजार जिससे फसल ज्यादा होने लगी। मतलब पैसा और खाना दोनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे संसाधन होने से कुछ नहीं होता। साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए महत्वाकांक्षी राजा, और मगध का पहला बड़ा राजवंश हर्यंक राजवंश इसी जिद और क्रूरता के लिए जाना जाता था। इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जो एक जबरदस्त रणनीतिकार था। उसने अपने राज्य को फैलाने के लिए हर तरीका अपनाया। कहीं सीधी लड़ाई करके अंग जैसे राज्य को जीता, तो कहीं कोसल और लिच्छवियों जैसे राज्यों में शादियां करके रिश्ते बना लिए। यहाँ तक कि उसने अपने डॉक्टर जीवक को एक दुश्मन राजा का इलाज करने भेजा और उसे अपना दोस्त बना लिया। लेकिन इस राजवंश को एक बहुत ही बदनाम नाम मिला, पितृहंता राजवंश। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। यहाँ तो एक तरह का ट्रेंड ही बन गया था कि बेटा गद्दी के लिए अपने ही पिता को मार देता था। पिता बिंबिसार की हत्या करने वाला बेटा अजातशत्रु जितना क्रूर था, उतना ही काबिल भी। उसने मगध की ताकत और सीमाओं को और भी ज्यादा बढ़ाया। अजातशत्रु ने युद्ध में कुछ नए और बहुत ही डरावने हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि महाशिला कंटक, जो एक तरह की बड़ी गुलेल थी और भारी भारी पत्थर फेंकती थी। और दूसरा था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें धारदार ब्लेड लगे होते थे, जो दुश्मन सेना को रौंदता हुआ निकल जाता था। हर्यंक वंश के बाद और शिशुनाग वंश के छोटे से शासन के बाद मगध अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचा नंद राजवंश के तहत। इन्होंने ही मगध को एक असली शाही साम्राज्य बनाया। हाँ, हर्यंकों के बाद एक छोटा सा दौर शिशुनाग राजवंश का भी आया था। उन्होंने कुछ समय के लिए राजधानी को वैशाली में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन फिर राजा कालाशोक ने इसे वापस पाटलिपुत्र में ही स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। नंद राजवंश का संस्थापक महापद्मनंद एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसने खुद को एकराट कहलवाया, जिसका मतलब होता है एकमात्र राजा, जिसके सामने कोई दूसरा न हो। और महापद्मनंद ने सचमुच में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने कलिंग जैसे कई बड़े इलाके जीते, एक बहुत बड़ी सेना बनाई, और तो और कलिंग में एक नहर भी बनवाई। साथ ही उसके दरबार में पाणिनि जैसे महान विद्वानों को भी सम्मान मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े बड़े साम्राज्य भी गिर जाते हैं, और अंतिम नंद राजा के घमंड ने ही एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिरी नंद शासक था घनानंद। वो अपने भारी भरकम टैक्स और लालच की वजह से जनता के बीच बहुत बदनाम हो चुका था। पूरे साम्राज्य में उसके खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहते हैं कि राजा घनानंद ने भरी सभा में विद्वान चाणक्य का अपमान कर दिया। बस चाणक्य ने उसी वक्त कसम खाई कि वो इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और इसी खोज में उनकी नजर पड़ी एक नौजवान लड़के पर, जिसमें उन्हें गजब की प्रतिभा दिखी। नाम था उसका चंद्रगुप्त। तो सोचिए, क्या होता है जब एक घमंडी और अलोकप्रिय राजा का सामना एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और एक जोशीले नौजवान से हो।
बस यहीं से इतिहास के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तनों में से एक की जमीन तैयार हुई, जिसने नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य के उदय का रास्ता खोल दिया।